कोविड-19 के इस दौर में जहां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, हर क्षेत्र में एक नई नई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। लेकिन भारत के लिए कृषि के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब कृषि में तकनीक का समावेश हो जाए तो इस रास्ते में या इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। और जब देश की सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार ही किसानों के समूचे हित और उनके विकास के लिए न सिर्फ सरकारी योजनाएं बनाए बल्कि उनका क्रियान्वयन भी अच्छे से करे तो यकीनन भविष्य सुनहरा ही है। आज के इस हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय सरकार की किसानों को दी जाने वाली सौगात। मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान महासमुंद क्षेत्र के सांसद श्री चुन्नीलाल साहू जी। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले साहू जी ये जानना चाहेंगे कि भारत सरकार की अगर किसानों की बात करें तो उनके हितों के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं? मैं कृषक परिवार से हूँ, मैं खुद किसान हूँ जी। और खुद कृषि करता हूँ। आज भी सुबह मैं खेत से ही आ रहा हूँ। जी जी। मैंने देखा है बचपन में जी कि पिताजी के साथ माताजी के साथ जब खेत में हम जाते थे तो जो अकाल की स्थिति होती थी, जी। तो जब हम बचपन में बैठे रहते थे घर में यही बात होती थी कि इस अकाल से हम कैसे निपटें, कि आने वाला वर्ष में हम कैसे हमारे दैनिक जीवन के चीज़ों को कैसे उपयोग करें ताकि इस अकाल से हम बचें। जी। एक किसानों के लिए एक ऐसा समस्या होता था अकाल कि नई जिंदगी समान होता था। अब जब मोदी जी की सरकार बनी जी और जब फसल बीमा की बात हुई, हमने सुना था कि व्यक्तियों की बीमा होती है, गाड़ियों की बीमा होती है, घर की बीमा होती है, फैक्ट्रियों की बीमा होती है, लेकिन जब किसानों की फसल बीमा की बात हुई तो हम लोग को लगता था कि ये कैसे होगा जी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा मैडम कि जिस प्रकार से जी फसल बीमा आज किया गया जी और उसके लाभ आने लगे। इसके पहले मैं विधायक था खलारे विधानसभा क्षेत्र से जी। लगातार 3 साल अकाल हुई। 3 साल अकाल बॉर्डर में, उड़ीसा का बॉर्डर से हूँ मैं। जी जी जी। तो मेरा एक क्षेत्र है जिसको हम पुराना कोमाखान अंचल बोलते हैं, बॉर्डर का। लगातार 3 साल अकाल हुआ। तो मैं अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा किया कि किसानों को कैसे लाभ मिले। तो उसने कहा सर फसल बीमा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। जी। डॉक्टर मन सिंह जी की सरकार थी जी। आके हमने बात रखे कि कैसे लाभ मिले। जी। तो उसमें फिर पूरी उसके सिस्टम को समझना पड़ा और सिस्टम को समझ के जब पूरी बीमा की, आपको बताना चाहूँ लगातार 3 साल, इस साल भी उसी एक सहकारी बैंक कोमाखान जी जी 31 करोड़ रुपया आया है एक सहकारी बैंक में। टोटल मेरे महासमुंद जिला को 63 करोड़, उसमें से 31 करोड़ केवल एक बैंक को आया। जी। अब किसान कहते हैं कि अकाल पड़े तो पड़ जाए, मोदी जी हैं, उनकी सरकार है, बीमा कर दी है, देखेंगे। तो क्या स्कीम रहती है सरकार, मतलब कि किसानों की फसलों का बीमा करके उनको तय राशि दी जाती है, क्या प्रोसेस है इसका? जी मैडम, हम जिस बैंक से भी हम लोन लेंगे जी जी उस बैंक में हमारी बीमा हो जाती है। अच्छा, किसान यानी कि किसी भी हाँ, अगर जैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिए जी, वहाँ भी बीमा हुई, या केंद्रीय बैंक जैसे स्टेट बैंक, पीएनबी, देना, बड़ौदा, जिस बैंक से भी हम लोन लेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ बीमा हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी त्रुटि थी, सबका उसमें कट जाता था। कुछ लोग जहाँ जिनको लाभ नहीं मिलता था उन्होंने कहा कि ये बोले पैसा कट रहा है, हमको लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने लोकसभा में प्रश्न रेस किया था और रेस करके मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था कि इसको ऐच्छिक किया जाए और ऐच्छिक भी हो गया इस साल। किसान चाहे तो बीमा कराए, ना कराए तो ना कराए। अच्छा, तो यदि हम उस धान की खेती इधर होती है, धान के हम ऋण लिए। अभी बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 8,000 पर एकड़ भी मिला है, 10,000 भी मिला है। कई लोगों को 2 लाख 3 लाख बीमा मिला है। जी जी जी। मतलब ये एक प्रकार से, अब जैसे मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, तो किसान भी आत्मनिर्भर होने लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उनके जो ये बीमा हो जाने से फसल की जो एक उपज है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू में उस क्षेत्र की उसकी जमीन की क्या उपज है जी, और उस जो उसका मानक उपज है उससे कितना क्षति हुआ जी,
उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को जो कंपनी उस बीमा किया रहता है, अलग अलग कंपनी है, इफको, टोक्यो और विभिन्न प्रकार की कंपनी है जो बीमा करती है, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के हिसाब से वहां का बीमा तय होता है जी। और सिंचित का अलग है, असिंचित का अलग है। उस हिसाब से सारे किसानों को बीमा की राशि ऑटोमेटिकली उनके खाता में चली जाती है। जी, तो इससे बहुत उनको लाभ होता है। मैं बता रहा हूँ जी कि जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर, आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते। जी नमस्ते। हम बबलू यादव बोल रहे हैं, जिला रायबरेली यूपी से। जी बबलू जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम जी, हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे, जी तो आपके बातों से हम किसान हम भी हैं, जी जी लाइव देख रहे हैं, तो हमको किसानों से संबंधित हमको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। जी, धन्यवाद। तो हमारी थोड़ी समस्या है जी जी कि हमारा एक खेत जो है वो ऊसर टाइप का है, उसमें मिट्टी का जो है वो उसका ऊसर टाइप का है। तो उसके लिए हम काफी प्रयास किए कि 2-3 सरकारी अफसरों में गए कि हमको जिप्सम की थोड़ा प्राप्ति हो जाए कहीं से। जी हेलो जी जी, हाँ सुन रहे हैं, पूछिए। तो उसके लिए हमको कहीं से जिप्सम खाद। हाँ बबलू जी, आपकी आवाज कट गई, लेकिन आई थिंक आप समझ गए हैं कि क्या वो पूछ रहा खाद है। उनका बबलू जी का कहना है कि जिप्सम खाद, उनकी जमीन की जो क्वालिटी है उसमें जिप्सम की कमी है। तो बबलू जी, यदि आप सुन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से वहाँ के जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में हम कहते हैं कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, उस ऑफिस में जाके संपर्क करें और संपर्क करके वो प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी जहाँ भी उनकी ऑफिस होगी, जहाँ से वो बता सकते हैं कि ये हमारी जमीन की कद ये है, उसमें जिप्सम की कमी है, तो उनको रियायत दर पे जिप्सम की खाद भी दी जाएगी। जैसे आपने बताया कि जो बीमा फसल योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रही है और जिसमें अकाल पड़ता था, तो इस तरह की एक योजना बनाई गई कि अब किसानों को हित उनके हित के लिए रहे। अगर हम अकाल की बात करें तो पानी उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर पानी अगर है तो सिंचाई खेती के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत आधारभूत चीज़ तो वही है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो महानदी जो है, हमारे यहाँ पानी की कमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी महानदी से किस तरह से छत्तीसगढ़ वासियों को पानी की एक जो पूर्ति होगी, उस पर आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या योजना है? महानदी जो है जी एक जीवनदायिनी हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए। जी जी। और मेरा लोकसभा महानदी से शुरुआत होकर महानदी में अंत हुआ है। जी जी। सिहावा से शुरू हुआ है और धमतरी जिला मेरे लोकसभा, और उड़ीसा बॉर्डर में जाके महानदी जाके हीराकुद में चली गई, और वहीं सोहला बॉर्डर में मेरा लोकसभा समाप्त हुआ है जी। तो हम तो महानदी के किनारे में रह के ऐसा हमको देख, पानी बह रहा है और हम किसान सोचते रहते हैं कि ये गंगा मैया हमको मिल जाए। जी जी। और एक बड़ी विडंबना है कि इस महानदी में हीराकुद डैम बना, पूरे उड़ीसा वहां सिंचाई हो रहा है। हमारी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, डॉक्टर मनस की सरकार ने बहुत जगह बैराज बनाए, बहुत जगह किसानों को लाभ देने का प्रयास किए, लेकिन उड़ीसा सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से मशवरा किया, नहीं किया, लेकिन उन्होंने सीधा ट्रिब्यूनल में ले जाके केस को दे दिया और वहां से स्टे ले लिया कि छत्तीसगढ़ के लोग उस पानी के उपयोग नहीं कर पाएंगे, वहां बैराज नहीं बना सकते, वहां स्टॉप डैम नहीं बना सकते, आप वहां पानी का उपयोग नहीं। ये बड़ी विडंबना हो गई हमारे लिए कि उस पानी को हम छू भी नहीं सकते, जो पास से गुजर रहा है, पास से गुजर रहे, हम देख रहे हैं कि भोजन रखा हुआ है लेकिन कोई दूसरा खा रहे हैं, हम नहीं खा पा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की पानी हमको नहीं मिले जी। तो अभी भारत सरकार, मोदी जी की सरकार ने एक बड़े अहम फैसला लिया लोकसभा में, एक अलग से मंत्रालय गठन किया जी, जल शक्ति मंत्रालय जी जी, और बिल लाया गया कि भारत देश के अंतर्गत में जितने राज्यों के बीच में जल विवाद है, जैसे कर्नाटक में कावेरी, तमिलनाडु के बीच में ऐसे बहुत सारे प्रदेश में जल विवाद है किसानों के पानी देने के लिए। तो मैं यहाँ भी, हम विधायक थे पिछले कार्यकाल में, बड़ी विवाद हुई, उड़ीसा के विधायक आ गए हमारे इंद्रावती के डैम को तोड़ने के लिए, हमारे विधायक चले गए वहां जल समाधि लेने के लिए, ऐसा बड़ा विवाद हुआ। मोदी जी की अभी भारत सरकार ने एक बिल लाया जिसमें बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। अब उस बिल में
एक कमिटी भी गठित की गई है जिसको जुडिशरी पावर दी गई है, न्यायिक अधिकार है। वो कमिटी दोनों राज्य के संबंधित जो सिंचाई या अन्य जो भी विभाग से चर्चा करेंगे और चर्चा करके एक समाधान निकलेगा कि कितने प्रतिशत पानी छत्तीसगढ़ उपयोग करेगा, कितने प्रतिशत पानी उड़ीसा उपयोग करेगा। उसमें सारे लोगों की बड़ी अच्छी बात है कि सारे दलों की सहमति आ गई उसमें, विवाद नहीं हुआ। ये बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की किसानों के लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को अब 2 साल की अवधि दिए हैं। ये तो कोविड की अभी 6 महीना तो चली गया, लेकिन 2 साल में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। यदि आप बोले कि पानी किसी के लिए आवश्यक है, वो तो जान है। और धान के फसल में तो दुनिया की सबसे अधिक पानी लगना है। तो यदि वो हो गया तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए तो वरदान साबित होगा महानदी। अगर हम बात करें, जैसे आपने बात की, और भी अगर हम योजनाओं की बात करें जो प्रधानमंत्री जी ने या हमारी केंद्र सरकार ने इसके विषय में बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं लाइन पर। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं रवि कुमार बोल रहा हूँ रायपुर से। जी रवि जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में चाहे कहीं भी बरसात नहीं हो पा रहा है या बाढ़ के कारण जो किसानों के नुकसान हो रहा है, उसका भरपाई कैसे होगा तो बताएंगे। जी, मौसम से क्षति। जी, मौसम से क्षति। रवि कुमार जी, आप आपदा वाली बात कर रहे हैं, जैसे बाढ़ हो गया या क्षति हो गया। आपको बताना चाहूंगा, मैं आप पहले भी अवगत कराया, मैं विधायक था, डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे। जी जी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में एक बार ओलावृष्टि हुआ। लगभग 35 गांव में इतनी ओलावृष्टि हुई कि पूरी फसल चौपट हो गई। मैंने किसानों को लेकर के लाया और डॉक्टर रमन सिंह के पास मिले। आपको बताना चाहूंगा मैडम, 7 दिन में उनको मुआवजा मिली थी, विदिन 7 डे। तो ऐसी कोई स्कीम है, मतलब आपदा प्रबंधन का है जी, कि वो मुख्यमंत्री को पावर में है, वहां के सरकार को पावर में है कि वो आपदा के लिए पैसा रहता है। केंद्र की सरकार, भारत सरकार आपदा प्रबंधन के लिए ऑलरेडी पैसा देती है, वही आपदा के पैसा है। अब उसको राज्य सरकार को उपयोग करना है। तो वो कहाँ जाएं? जैसे अगर हो सकता है इनको मालूम ना हो कि किस विभाग से जाकर के, कृषि विभाग में या सिंचाई विभाग, कहाँ वो किसान जाकर के राजस्व में जा सकते हैं जी। आपदा प्रबंधन जो विभाग है राजस्व का, वो जाके बता सकते हैं कि हमारी ये फसल बाढ़ की है या ओलावृष्टि की है या अतिवृष्टि का है, ये बता सकते हैं जाके। आपदा इतनी, उसकी भी वो सर्वे करते हैं, सर्वे करके वही थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालते हैं, कितनी नुकसान हुई जी, उस नुकसान के आधार पर तय होता है, तय किया जाता है। हाँ। अगर हम बात करें और भी, जैसे हम बात करें कि सिंचाई योजना बनी है, विपणन योजना बनी है और ब्याज दर वाली जो योजनाएं बनी है, तो और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जैसे आपने पानी। एक और बताना चाहूँगा, एक और बड़ा भारत सरकार ने, जी, मोदी जी की सरकार ने किया है, जी जी जी, सम्मान निधि। जी, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि किसानों को मिलना ही है, बाढ़ हो ना हो, अकाल पड़े ना पड़े, 6,000 रुपया उनको मिलना ही है। अभी आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर मैडम कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे महासमुंद जिला में जी जी 1,55,000 किसान पंजीबद्ध हुए। उसमें से 1,11,000 लगभग को मिल चुका है, लगभग 50,000 रह गए हैं और आने लगे हैं। रह गए हैं वो इसलिए रह गए हैं कि यहाँ के राजस्व अमला या तो उनके आधार लिंक नहीं करा पाए बैंक से, जी जी, उनकी आधार लिंक होना जरूरी है। आधार लिंक में पैसा सीधा जाए, सीधा दिल्ली से 1 मिनट नहीं लगेगा। मैंने संबंधित मंत्री को इसको अवगत कराया कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि आप आधार लिंक करके सही उनका अकाउंट नंबर हमारे पास आए, बटन दबाएंगे पैसे चले जाए, 1 मिनट नहीं लगेगा। बोले 1 मिनट नहीं लगेगा, उनका अकाउंट नंबर सही हो। मतलब सीधा 6,000 मिलना है और अभी मिलना शुरू हो गया है लोगों को। मैं बताना चाहूंगा, लगभग हमारे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में जी, अभी किसानों को सम्मान निधि वाले मामला बजाएं, जी जी, फसल बीमा तो है ही जी जी, लेकिन सम्मान निधि भी लगभग 100 करोड़ के आसपास होगा। मतलब
बहुत ज्यादा लाभ काफी तरह से काम किया जा रहा है किसानों के लिए। लगभग अगर तकनीक की हम बात करें कि जैसे आजकल कृषि के क्षेत्र में तकनीकी का बहुत इस्तेमाल होने लगा है, तो उसके लिए कोई इस तरह की योजना है भारत सरकार की कि किसानों को तकनीक से अवगत कराया जाए, या अच्छे बीज जैसे बीजों को भी देने के लिए और भी जो चीज़ें खेती किसानी के वक्त लगती हैं उस वक्त उनको ट्रेन किया जाए या तकनीक से जोड़ा जाए, इस तरह की भी कोई योजना है? निश्चित रूप से ये तकनीकी के आधार पर यदि हम खेती करें जी तो पैदावार बढ़ेगी जी। पैदावार बढ़ेगी। और जैसे समय मैं बचपन में देखा कि मेरे यहाँ बैल से होती थी खेती, तो मेरे यहाँ 10 बैल होते थे, 2 भैंसे होते थे और 5 लोग नियमित हमारे यहाँ काम करने वाले आते थे जी। और हम धान की जब शुरुआत करते थे रोपाई, तो हमको 15 से महीना दिन लग जाता था। आज जब हम किसानों से किसान जो बैंकों से लोन लेकर के हम नई तकनीक से करें, ट्रैक्टर हो गया, सारी पद्धति हो गई जी। उस पद्धति करने से हमारा समय भी बचेगा और उसमें उपज भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो यदि किसान नई तकनीकी से करे, और सभी जगह तो कृषि स्तर अधिकारी हैं, सभी जगह संबंधित विभाग हैं जो इसीलिए बैठे हुए हैं नई तकनीकी से। जैसे हम रोपाई पहले कर देते, जैसे भी कर देते थे, अब बोलते हैं कतार में हम रोपाई करें एक लाइन में। तो एक लाइन में रोपाई करने से क्या होता है कि बीच में हम जाके देख सकते हैं कहाँ पर किस पौध पे बीमारी है, कहाँ पर किस चीज की कमी है। पहले कुछ भी रोपाई हो जाता था, दिखता भी नहीं था। कतार के करते हैं, मतलब एक सही तकनीक से करें, एक सिस्टमेटिक करें है जी। तो पैदावार निश्चित बढ़ेगा, दोगुना भी हो सकता है और लाभ भी अच्छे मिल सकते हैं नई तकनीकी से जी। तो नई तकनीकी में जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है जी, उसका पूरा उपयोग किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिक हैं, सारे लोग हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती को कैसे बढ़ाया जा सके जी। दलहन तिलहन को कैसे हॉर्टिकल्चर के माध्यम से कैसे हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो रहा है हॉर्टिकल्चर जो है जी। और हॉर्टिकल्चर में विदर्भ की भाषा में हम साग सब्जी की करते हैं जी जी जी। वो तो किसानों के लिए एक्स्ट्रा है जी। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर साथ में जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी। जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, बांधा बाजार, जिला राजनांदगांव से। जी मानवेंद्र जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? सबसे पहले मैं सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि किसानों की समस्या के लिए इस दूरदर्शन के माध्यम से जनता के अपना विचार रखने आए हैं। धन्यवाद मानवेंद्र जी। सवाल पूछना चाहता हूँ कि जल प्रबंधन और खाद्य प्रबंधन को लेकर सरकार की कोई योजना है क्या सर? जी, जल प्रबंधन और खाद्य प्रबंधन से संबंधित खाद सरकार की कोई मतलब योजना फर्टिलाइजर। जल प्रबंधन के लिए मैंने बताया कि जल प्रबंधन के लिए हमको अवर्षा जो अभी वर्षा नहीं हो रही है उसके लिए हमको जगह जगह पे डायवर्सन, स्टॉप डैम, जो छोटी छोटी नदी नाले हैं हम तो उसमें बिल्कुल जाना पड़ेगा हमको। मैं बताया कि मोदी जी स्पेशल से जल शक्ति मंत्रालय गठित किए हैं जी। और हमको जो छोटी छोटी नदी नाले हैं वास्तव में हमको वहां पर डायवर्सन। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं जी जी। मेरे विधानसभा में एक स्टॉप डैम बना था, मैं ऐसे वहां घूमने गया, बोले बड़ा स्पॉट है देखने के लिए, तो वो दूसरे हिसाब से दिखाया मेरे को, अच्छा जल भरा हुआ है, दिखने में अच्छा लग रहा है। मैंने उस अधिकारी को पूछा कितने लागत आई है, बोले साहब ये 10 करोड़ में बन गया। बोले इसका और क्या उपयोग किया जा सकता है? तो वो अधिकारी बोले साहब यदि हम इसमें केवल केनाल बना दें, इसमें 1700 हेक्टेयर सिंचाई होगी। बोले मतलब कितना लगेगा? 21 करोड़। तत्काल मैंने उन्हीं से रिपोर्टिंग बनाया, तत्काल डॉक्टर मन सिंह के पास आया, डॉक्टर साहब वो ऑलरेडी बना हुआ है डायवर्सन, केवल उसमें केनाल बनाना है। और वो स्वीकृत हो गया और केनाल बनने लगी है, उसमें 17 गांव सिंचाई होंगे। तो मानवेंद्र जी आपके जितने भी क्षेत्र में छोटे छोटे नदी नाले हैं, छोटे छोटे नदी नाले में छोटे छोटे आप स्टॉप डैम, डायवर्सन सारी चीज बनवाइए और उससे वाटर लेवल बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है जी, क्योंकि हम पहले ट्यूबवेल से। मानवेंद्र जी ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस तरह की कोई सुविधाएं, जैसे आप बता रहे हैं कि है ही, ये तो सब योजनाएं हैं ही हाँ। और बनी रहे हैं, तो जैसे खाद के लिए भी कोई योजनाएं हैं? जैसे जल वितरण तो आपने बताया, खाद के लिए खाद भी दिया ही जाता है योजना के तहत। सहकारी सभा सोसाइटी है जी, जो किसान डायरेक्ट जुड़े, किसानों की संस्था है, वहां से आप डायरेक्ट खाद खरीद सकते हैं सहकारी सभा के माध्यम से। दूसरी बात उसके रख रखाव
आपको ऑर्गेनिक खेती के लिए भी अच्छी सी सुविधाएं दी जा रही है। अच्छी कैसे ऑर्गेनिक खेती हो, उसमें अपन खुद गोबर खाद का कैसा उपयोग करें, वो अपन स्वयं कर सकते हैं उसको जी। तो सहकारी संस्था या फिर स्वयं का हो सकता है उसमें। जैसे अभी अपन लोग बात कर रहे थे कॉलर के आने से पहले, आपने बताया कि हॉर्टिकल्चर और जिस तरह से साग सब्जियां हैं, आजकल देखा जा रहा है कि और भी अगर हम थोड़ा सा डाइवर्जन करें तो फूलों की भी खेती लोग कर रहे हैं, फलों की भी खेती हो रही है। तो इस तरह और कई तो ये भी देखा जा रहा है कि वो जलवायु नहीं है, उसके अलावा भी यहाँ पर वो उपज उपजाई जा रही हैं। तो किस तरह से इनके इन चीज़ों के लिए भी कोई योजना है या किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है या बताया जाता है? जैसे अभी जगह जगह पर गुलाब की खेती हो रही जी। है, उसमें वो बना हुआ है क्या बोलते हैं 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया में नेट वाली जो जाली मिलती है नहीं, पोली कुछ हाँ, वो हो जाता है नेट वाली, मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ जी, है नहीं। तो उसमें गुलाब की खेती में मैंने एक बीएससी किया हुआ एक किसान है, मेरा अच्छा मित्र है, मैं गया, बोले ये पॉली हाउस या बोले इस पॉली हाउस को क्यों बना रहे हो? बोले पॉली हाउस में करोगे क्या इतने में? तो बोले साहब पॉली हाउस में हम धान की खेती करेंगे नहीं, पॉली हाउस में हम सब्जी की खेती करेंगे नहीं, उसमें उतना लाभ मिलेगा नहीं क्योंकि 20 लाख रुपया खर्चा रहे। बोले क्या? हम इसमें गुलाब की खेती करेंगे। अब आपको बता रहा हूँ उनका एक गुलाब उनकी 1 रुपया 2 रुपया मार्केट में कमी होती तो 3 रुपया तक बिक रहा है। तो ये हॉर्टिकल्चर विभाग से आप पॉली हाउस के रूप में गुलाब की खेती, फूलों की खेती ये किया जा सकता है। एक किसान तो कहा कि मैं पहले पूर्वजों से हम इसमें जो यहाँ की खेती है हिसाब से हम खेती करते थे, जो एक दलहन का होता, अरहर की खेती, तुअर की खेती, बोले मैं उसमें गेंदा की खेती कर रहा हूँ। बोले गेंदा फूल लगा दिए, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए खुल गए हैं। गेंदा फूल पूरा रायपुर सप्लाई हो रहा है और उसमें लाखों की अर्निंग हो रही है। जी जी साहू जी, आपसे हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। भारत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सौगात और इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं सांसद चुन्नीलाल साहू जी, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हम पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, सबसे पहले मैं आपको और सांसद महोदय जी को नमस्कार पहुंचाता हूँ। जी नमस्कार। हाँ, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, भूतपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी भगत जी। हाँ, मेरा सांसद जी से प्रश्न है कि जैसे एनीकट से जो कंपनियों को पानी ज़्यादा मिलता है और हम जैसे किसानों के लिए सही समय में और उचित मात्रा में पानी मिले, इसके लिए क्या सरकार से कोई पहल की जा रही है? नदियों की पानी का? हाँ, नदी का पानी हो या कहीं से हुई पानी जो सुविधा मिलती है, जो कंपनियों को ज़्यादा जैसे मिल जाता है। हाँ, भगत राम जी, अभी मैं बताया था आपको कि महानदी की पानी, अरपा की पैरी की, अरपा जो है आपका, अरपा है बिलासपुर में, सारे एक साथ मिलकर के हीराकुद डैम में जाते हैं। और उड़ीसा सरकार जो है उसमें स्टे लिया है ट्रिब्यूनल में कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उस पानी का हम उपयोग नहीं कर सकते। ये किसानों के लिए ही जगह जगह बैराज बांध बनाया जा रहा था, स्टॉप डैम बनाया जा रहा था, जैसे यहाँ पर समोदा बना हुआ है आरंग के पास। तो ये
तय हो जाएगा, अब वो स्टे ले लिए हैं ट्रिब्यूनल में जी। अब भारत सरकार इसको ले आएगी जब बिल को, और ये तय हो जाएगा। अब हमको अभी तक 18 से 22% उपयोग कर रहे हैं, नियम से हमको 40% उपयोग करने का है महानदी के जल का जी। हमारा अधिकार है 40%। यदि वो तय हो जाए जी। तो हम 40% पानी रोक के किसानों को दे सकते हैं। जी बिल्कुल। हम लोग बात कर रहे थे साहू जी की तकनीक का किस तरह से किसानी में उपयोग हो रही हो। अगर तकनीक का समावेश होगा कृषि में और किसानों के लिए तो यकीनन थोड़ा सा पैसा भी लगेगा, क्योंकि जो अगर हम मशीनरी की बात करें या नए इक्विपमेंट की बात करें तो किसान को अगर उन सब चीज़ों के लिए लोन लेना है या वैसे भी लोन लेना है तो किस तरह की सुविधाएं हैं भारत सरकार की? फसल बीमा तो बताया हूँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड जी इतना बड़ा मतलब एक बढ़िया योजना है किसानों को। किसान क्रेडिट कार्ड, जी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बहुत ही रियायती दर में आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, जी जी, भारत सरकार की। तो किसान क्रेडिट कार्ड आपको बताना चाहूंगा पूरी देश में 2.5 करोड़ किसानों के लिए अभी लगभग 2 लाख करोड़ रुपया व्यवस्था की गई है। 2.5 करोड़ किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए की रियायती दर पे लोन मिलेगी, ब्याज में आपको पैसे और ब्याज में भी छूट रहेगी। ब्याज में भी छूट रहेगी। जी। जैसे धान की हार्वेस्टिंग की बात करूंगा, धान कटाई की, मेरे यहाँ बता रहा हूँ 1.5 महीना लगता था हाथ से कटाई में। जी। आज हम खेती करते थे, अब हार्वेस्टर आ गया, हार्वेस्टर में उसको हम 5 दिन में काट लेंगे। तो आधुनिक तकनीकी में एक तो क्या हुआ, खर्चा कम हो गया। हार्वेस्ट पहले हम धान को काटते थे, धान को कट के खलिहान में रखा जाता था, फिर इसको बैलों के माध्यम से ही उसको झड़ाया जाता था। अब सीधा काट के ट्रैक्टर के माध्यम से सीधे हम धान को घर ले आ रहे हैं। मतलब सारी चीज उस प्रोसेस हो रहा है, उससे कितने खर्चे हमारे बच रहे हैं, कितने समय बच रहे हैं किसानों का। समय बहुत बड़ी उपयोगी है। तो आधुनिक तकनीकी में लोन बहुत अच्छा हो गया, क्रेडिट कार्ड किसानों का, चाहे आप नेशनलाइज बैंक से लें, चाहे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से जाके लें, तो वो योजना के तहत आता है और किसानों को लाभ मिलता है। बहुत लाभ है क्रेडिट कार्ड में, किसान क्रेडिट कार्ड। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। किसानों के विकास के लिए आपने बताया कि बहुत सारी योजनाएं तो हैं, लेकिन अगर किसान थोड़े बहुत डाइवर्ट होते हैं अपनी कृषि या खेती के अलावा पशुपालन भी करते हैं वो, तो इस संबंध में भी कोई किसानों के लिए योजनाएं हैं या मछली पालना है या पशुधन योजना, हालांकि है इस तरह की योजनाएं, तो क्या सरकार की योजना है कि इस तरह से भी किसानों को लाभ मिले? निश्चित मैडम, कि भारत सरकार के द्वारा अभी पिछले बजट में पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए स्पेशल योजना किया गया है। जी। आपको बताना चाहूंगा, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उसी प्रकार से मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़, ताकि खेत को, आपको बताना चाहूंगा, मत्स्य विभाग के द्वारा खेत को डैम मतलब छोटा तालाब के रूप बनाने के लिए, पोखर, उसके लिए भी आपको पैसे मिलेंगे मत्स्य विभाग से। उसमें आपको पानी शो करना पड़ेगा, आप बोर करा लीजिए या जैसे भी पानी का साधन हो, उसमें आपको भी खुदाई के लिए भी पैसा है, फेंसिंग के लिए पैसा है। मतलब मत्स्य पालन में एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मेरा मित्र सरपंच था, जब मैं विधायक था उसके पहले 3 बार सरपंच था। मैंने उनके घर गया तो पाया, बोले उनकी यहाँ श्रीमती बोलती हैं तो खेत में रहते हैं आजकल। बोले क्या करते हैं? तो आप स्वयं जाके देख लो। मैं उनके घर गया तो देखा वो 2.5 एकड़ में मत्स्य पालन किया था। बोले 1 साल में यार इसमें मैं 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, ये सरपंची करके क्या करूंगा मत्स्य पालन करके। उसी प्रकार से पशुपालन में मेरे महासमुंद जिला में सरायपाली, बसना और पिथौरा, ये 3 विकास खंड ऐसे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग पहचान बन गई है पशुपालन में, कि किसानी भी हो जाती है और घर में गाय रख लेते हैं और सीधा रायपुर आ रहा है दुग्ध डेयरी में दूध के लिए भी। उसके लिए भी मोदी सरकार ने स्पेशल व्यवस्था की है। भारत सरकार पूरी पशुपालन और मतलब खेती के अलावा खाली समय में किसान जो खाली समय, हाँ बिल्कुल ठीक बात, या घर के जो अन्य महिलाएं हैं वो भी देखरेख कर सकती हैं। तो खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, अपने खेतों में भी हम मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो बिल्कुल
किसानों की आय कैसे दुगुनी हो, कहने से तो नहीं हो जाएगा। जी सही। जब तक हम योजनाओं को उपयोग नहीं करेंगे, जब तक हमको नए नई तकनीकी नहीं अपनाएंगे, केवल धान के भरोसा रहें, उसके अलावा भी हम ये पशुपालन कर सकते हैं तो अच्छी हमारी आय हो सकती है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं बलदाव साहू मुंगेली जिले से बोला था भैया। जी, जय भगवान संसद महोदय जी। जय हो। बोलिए। और मेरा सवाल जी। कि दुल्ली पार नहर से जो कवर्धा जिला से मुंगेली जिला में नहर का काम है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, क्या कारण है? संसद महोदय से मैं अनुरोध करता हूँ कि उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करे। बलदाव जी, आप मुंगेली जिला के हैं तो वहाँ कौन सा नहर का क्या काम है, विस्तृत से आप वहाँ के मेरे पूर्व विधायक हैं तोखन साहू जी, उनके पास पूरी डिटेल पहुंचा दे, मेरे पास आ जाएगा, मैं संबंधित विभाग से पता कर लूंगा कि वो नहर निर्माण किस कारण से रुका है। बताऊंगा डॉक्टर मैडम कि वन भूमि की बहुत बड़ा समस्या हो रहा है। अच्छा, हमने डैम बना लिया, डैम अभी मेरे जिले में 12 डैम अधूरे हैं। भारत सरकार के 80% पैसे उसमें खर्च हो चुके हैं, लेकिन वन भूमि आ जाने का क्लियरेंस नहीं होने के कारण पर्यावरण से रुक गए हैं। ऐसा हो सकता है नहर निर्माण जहां पर होगा और कोई अन्य कारण हो सकता है। उसको भी मैंने लोकसभा में रखा इस बात को कि सरकार कितनी राशि खर्चा हो चुकी है, थोड़ा सा और उसमें लगेगा, जब तत्काल क्लियरेंस दिया जाए, उसको क्लियरेंस करके किसानों को पानी दिया जाए। अच्छा प्रश्न है इनका, और वो यदि हमको बताएं तो संबंधित विभाग को पत्राचार करेंगे किस कारण से रुका हुआ है और उसका निदान भी करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल जी। जैसा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा और हम लोग भी जानते हैं कि आप भी एक किसान परिवार से आते हैं और आपको बहुत अच्छी से पता है कि किसानों को जब खेती होती है तो क्या क्या परेशानियां होती हैं, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए आपको लगता है कि आज जो पूरा सिस्टम बना है या योजनाएं बनी हैं या क्रियान्वयन हो रहा है उन योजनाओं का, वो किसानों के लिए हित के लिए है, और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनकी अभी और ज़रूरत है? नहीं, भारत सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है जी। आपको याद होगी जब मोदी जी जो पहली बार जीत के गए जी, उन्होंने लोकसभा में कहा मेरी सरकार किसानों के लिए, मेरी सरकार गरीबों के लिए। उन्होंने पहले ही दिन कहा ये जो सरकार है किसानों के लिए समर्पित है, गरीबों के लिए समर्पित है, और नए नए योजना बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। तो किसानों की आय दुगुनी करेंगे, उसमें सारी समुचित व्यवस्था करें। अब हमको किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि हम कैसे जागरूक करें। अब मेरे लोकसभा के मैं बता रहा हूं, मैं जिस जिला में हूं वहां उत्पादन 25 क्विंटल है, लेकिन मैं धमतरी और गरियाबंद जिला के राजिम क्षेत्र को बताऊं वहां 45 क्विंटल है, 40 क्विंटल है। वो आधुनिक तकनीकी, क्यों? उनके पास पानी है, उनके पास सिंचाई के साधन है। जैसे आपने कहा कि अवेयर करना, लोगों को बताना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो वो उसके लिए भी, क्योंकि योजनाएं तो बनती हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनती हैं, क्रियान्वयन भी होता है, लेकिन ज़मीनी तौर पर उन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है। इसका जवाब आपसे चाहेंगे, लेकिन पहले कॉलर का कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं रामजस साहू बोल रहा हूँ। जी साहू जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? संसद महोदय जयराम। जयराम जी बोलिए। रामजस जी। जी सर, जी सर, मेरा कहना ये है कि हमारे कबीरधाम जिले में सिंचाई के लिए तालाब अपने जमीन में बनवाना है पानी के लिए, तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा ऐसे कुछ राशि आता है, सहायता मिलता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहते हैं। नहीं, सिंचाई के अपना खुद की जमीन पे बनाएंगे वो उसके लिए नहीं आएगा। मैं बताया ना आपको, मत्स्य पालन के लिए है। या तो फिर आप मनरेगा के माध्यम से ग्राम के सरपंच को संपर्क कीजिए, ग्राम पंचायत को संपर्क कीजिए, और मनरेगा की जो खुदाई होती है आप बात कर सकते हैं। मनरेगा के माध्यम से भी छोटे किसानों को मिलते हैं खुदाई के लिए। आप की कितनी जमीन है, क्या है, थोड़ा सरपंच से आप संपर्क करके मनरेगा से आप करा सकते हैं। रामजस जी जी, जो हम पूछ रहे थे इनके सवाल के पहले कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी जो ज़मीनी तौर पर इन योजनाओं का जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करने के लिए किस तरह से
काम किया जाता है? हमको किसानों के बीच बीच में जो कृषि विस्तार अधिकारी है या अन्य जो विभाग के हैं या वैज्ञानिक लोग हैं, जी जी, जैसे वहाँ की जमीन है, सबसे बड़ी चीज है वहाँ की जमीन में क्या हो सकती है। जैसे छत्तीसगढ़ में हम एक ही फसल धान पे आधारित हैं। अब जो है बस्तर में मक्के के ऊपर गए हैं, हाँ, जी। वो आंध्रा के तकनीकी को देख करके अब मक्के की ओर गए हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में धान की है। अब उस धान की पहले उपज कम होता था, अब ज्यादा हो रहा है आधुनिक तकनीकी से। उस चीज को हम प्रैक्टिकल करके उन लोगों के बीच में हमारे कृषि उत्तराधिकारी, हमारे जो अमला है वो जाए और लोगों को समझाएं कि कैसे हम इस तकनीकी का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़े, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, कैसे हमारे उत्पादन बढ़ाएं। ये जमीनी स्तर पे कैंप लगा के और लोगों के बीच में जा करके खाना पूर्ति ना हो, बिल्कुल जाके किसानों को समझाएं हम। जी, अब ये तो बात हो गई कि किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं कि किस तरह से वो फसल अपनी बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ाएं, ये सब हो जाने के बाद भी लेकिन किस तरह से फिर उसका विपणन करें, मार्केट में जैसे जाना, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका डॉक्टर मैडम। जी, मोदी जी ने एक नया संशोधन किए हैं अभी लोकसभा में जी, किसानों के उपज को सही मूल्य मिले। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि किसानों की जो भी उपज है उसका मूल्य सही मूल्य मिले। सही मूल्य में ई मार्केटिंग की बात करें तो जी, जी, बिल्कुल। तो किसानों के बेहतर मूल्य पर वस्तु अधिनियम में संशोधन किए, संशोधन करके एक बाजार मतलब एक दर करने के लिए इससे बहुत लाभ मिलेगा किसानों को। अब वो कोविड के कारण थोड़ा सा डिले चल रहे हैं हम, जी, जी। लेकिन निश्चित रूप से किसानों के जो वो है उपज है उसको प्रॉपर खरीदने के लिए, अच्छी व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार तत्पर है। और उन्होंने क्या सिस्टम बनाया है कि किसानों को कहाँ जाना है, और जैसे ई मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, अब तो ई उसका ही ज़माना आ गया है, लेकिन अभी जो किसान है वो कई लोग तो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भी है कि वो किस तरह से वो करें। वही अब करने की जरूरत है। तो उसका हम जवाब आपसे लेंगे, लेकिन पहले कॉलर से उनका सवाल पूछ लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। अंबिकापुर कृष्ण शर्मा बोल रहा हूँ। जी शर्मा जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, पशुपालन के लिए जानकारी चाहिए थी। मैं अंबिकापुर में हूँ, मेरे को यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट मतलब लॉन्च करना है। अच्छा जी, जी। शर्मा जी, आप पहले तो पशुपालन विभाग है, आपके जो भी नजदीकी चिकित्सक होंगे पशु विभाग के, उनसे संपर्क कीजिए और आप पूरा कैसे आपको गाय खरीदनी है, एक सोसाइटी भी बनाइए। आप पशुपालन करेंगे, साथ में उनकी सोसाइटी बननी जरूरी है ताकि पशुपालन करें। आप मार्केटिंग की बात किए जी, जी। तो दुग्ध कहाँ जाए? अब ये शर्मा जी पशुपालन कर लिए, अब वो दूध कहाँ बेचेंगे? कहाँ जाएगा? बिल्कुल ठीक। तो पहला है कि वो एक समिति बने और वो दुग्ध को खरीदे और उस दुग्ध को जहाँ भी उत्पादन हो रहा है वहाँ भेजें। तो ये समिति बनानी पड़ती है या ऑलरेडी बनी हुई है? अगर हम योजना की बात करें, मेरे महासमुंद जिला में बहुत सारी दुग्ध समितियां बनी हुई है। एक गाड़ी सुबह आती है ट्रक लेके और एक शाम को ट्रक लेके आती है शाम के दूध को। बहुत आए हैं। मैं तो आश्चर्य था, एक मेरे जनपद अध्यक्ष के यहाँ गए तो उनकी श्रीमती बिल्कुल लगी हुई थी वो दूध की व्यवस्था के लिए। तो ये समिति, सहकारी समिति दुग्ध यहाँ है, पूरी छत्तीसगढ़ सरकार में दुग्ध सहकारी समिति है। जी जी। आपको बताएं वहाँ चारा भी मिलता है। शर्मा जी को उनको जानकारी लेनी पड़ेगी कि आपको यदि पशुपालन करेंगे तो उसमें आपको चारा भी मिलेगी, आपको औषधि, सारा व्यवस्था है। तो वो संबंधित विभाग में जाएं और वहां से जानकारी लेके फिर उस चीज को शुरू करें और सुविधाएं सब उपलब्ध हैं, योजनाएं भी भारत सब सरकार के द्वारा। मैं बताया कि पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल साहू जी, अब हमारे कार्यक्रम का वक्त खत्म होने पर है और चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे किसान भाई हैं या जो इससे लाभान्वित होना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहें। मैं तो कहना चाहूँगा कि सभी हमारे किसान भाई हैं, पहले तो हम सब शहर की ओर भगे हैं, अब फिर इस कोविड महामारी में गांव की ओर आए हैं। जी। मैं 18 मार्च से गांव में हूँ जी और खेती में निरंतर लगा हुआ हूँ। और खेती में निरंतर लगे होने के कारण मैं यही कहूँगा कि हम अपनी खेती को कितना अच्छा कर सके, उसमें बिल्कुल हमको
एक कहना चाहिए कि उसमें हम अपने आप को समर्पित कर दें जी, कि कैसे हम अपना आय बढ़ाएं, किसानों की आय बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से आज की परिस्थिति में फिर हम एक बार गांव की ओर जाके खेती अच्छा कर सकते हैं और खेती से हमारे आय बढ़ा सकते हैं और उसमें और नई नई तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो विभाग है, कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है और अन्य सहकारी जो संस्थाएं, उसके संपर्क में रहें जी। अब मैं तो खेतिहर हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, मैं तो कहूँगा कि मैं किसान घर पैदा हूँ, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है और मेरे जीवन में निरंतर उसमें लगाव है खेती में। तो हम खेती अच्छा से करें। भारत सरकार ने जितने भी उपयोग किए हैं, जितने पूरी ताकत लगा दी मोदी जी की सरकार ने, उसने कहा ये सरकार किसानों के लिए समर्पित है, ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। तो हम बिल्कुल लगन के साथ काम करें और सभी सरकारी एजेंसी है उनके संपर्क में रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिसोदिया मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। आप लोगों के माध्यम से हम किसानों से चर्चा कर सके। जी, बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से हमने जाना कि आज कृषि के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं और सरकार भी, केंद्र की सरकार भी हर संभव वो कोशिश कर रही है कि आप हमारे किसानों को वो सुविधाएं मिलें जिससे वो अपने जीवन यापन और जीवन स्तर को सुधार कर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपने हिस्से, अपना योगदान दे सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।